हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 लाइट। तो लाइट का ये हमारा वन शॉट वीडियो रहेगा, जिसको हम एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ यहाँ पर कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखनी है हमेशा, जो हमेशा कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों में बात आती है लाइट। व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी। मतलब लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ को हम देख पाते हैं। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। मतलब लाइट जो है वो एक EMW वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कोशिश करेगी कि स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करे। लाइट हैज़ डुअल नेचर, दैट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। जब भी लाइट ट्रेवल करती है तो दोनों फॉर्म में ट्रेवल करेगी। एक हमारा बनेगा वेव और दूसरा बनेगा पार्टिकल। मतलब पार्टिकल के फॉर्म में भी आगे बढ़ सकती है और दूसरा वेव के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में आगे बढ़ती है लाइट। लेकिन दिखाई नहीं पड़ता हमें, ना तो पार्टिकल दिखाई पड़ता है ना ही वेव दिखाई पड़ती है। तो इसको हम पढ़ते हैं क्वांटम लेवल पर। जो क्वांटम फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, वहाँ पर ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है। लाइट कास्ट शैडो। जो भी लाइट है उसकी वजह से हमेशा शैडो बनेगी। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड जो है वो वैक्यूम में ज़्यादा होती है। इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट जो है सबसे ज़्यादा ट्रेवल करेगी, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल कहाँ करेगी? वैक्यूम में। when लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, जब भी किसी सरफेस पर लाइट पड़ेगी तो या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा या क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। मतलब या तो मान के चलो लाइट ये वाली सरफेस पर पड़ी तो पड़ने के बाद हो सकता है ये रिफ्लेक्ट हो जाए, या कोई सरफेस हमारी ट्रांसपेरेंट है तो लाइट जैसी पड़ेगी तो क्या हो जाएगी? पास कर जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा। या तो क्या होगा? लाइट जैसी इसके ऊपर कोई सरफेस के ऊपर पड़ी तो सारी लाइट को उसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। ना तो रिफ्लेक्ट हुई ना ही रिफ्रैक्ट हुई। तो रिफ्रैक्ट का मतलब होता है बेंड हो जाना लाइट का, और रिफ्लेक्ट का मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंस बैक कर जाए। ठीक है। अब बच्चों बात आती है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब बच्चों है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। जब भी किसी पॉलिश सरफेस पर लाइट टकराएगी तो टकराने के बाद क्या हो जाए? वो बाउंस बैक हो जाए। जैसे मान के चलो ये हमारी कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे रखी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कोई लाइट पड़ेगी तो इसको हम पढ़ेंगे, जो लाइट आएगी किसी सोर्स से उसको हम पढ़ते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। क्या पढ़ेंगे? इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे आके किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ी, उसके बाद क्या होगी? कि रिफ्लेक्ट हो गई। तो रिफ्लेक्टेड रे इसको हम पढ़ते हैं जो रिफ्लेक्ट होके या बाउंस बैक हो जाए। तो यहाँ पर जो एक बनाया नॉर्मल, जो हमेशा ये वाले एंगल को पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहाँ पर लाइट आके टकरा रही है, यहाँ से लड़के वापस जा रही है उसी मीडियम में। तो ये वाले को हम पढ़े नॉर्मल, ये हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। कैसे? जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे दोनों के बीच के एंगल को पढ़ते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जितने भी आपकी रेज होंगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। मतलब जिस मीडियम से या जिधर से
जिस प्लेन से इंसिडेंट रे आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी प्लेन पे वापस चली जाएगी। तो ये तीनों कहाँ पर काम करेंगे, एक ही प्लेन पे काम करेंगे। क्लियर। तो ये जानकारी थी हमारी रिफ्लेक्शन के बारे में। अब बात आती है कि इमेज, इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रे एक्चुअल मीट और अपियर टू मीट। इमेज हमारी तभी फॉर्म होगी जब दो लाइट रे आपस में मीट करें या मीट करती हुई नजर आए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जब दो लाइट रे हमारी मीट करेंगी, कहें तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाएं तो वहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज हमारी दो तरह से होती है, एक है रियल इमेज, एक है वर्चुअल इमेज। इसकी जानकारी अभी हम देंगे इमेज के बारे में, किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो रियल इमेज का मतलब है फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, जब लाइट रे वास्तव में मीट करें तो इसको हम पढ़ेंगे रियल इमेज। कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन करा सकते हैं। रियल इमेज हमेशा होगी इन्वर्टेड। फॉर एग्जाम्पल इमेज फॉर ऑन इन सिनेमा स्क्रीन, तो सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज ऑब्टेन होती है उसको हम पढ़ते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज फॉर व्हेन लाइट रे एपियर टू मीट, जब मिलती हुई नजर आए तो उसको हम पढ़ेंगे वर्चुअल इमेज। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करा सकते हैं, ये हमेशा इरेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल इमेज फॉर अ प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर में हमेशा इमेज का नेचर जो होगा वो होगा इरेक्ट। अब अच्छी बात आती है इमेज फॉर माई प्लेन मिरर। तो हमने मान के चला कोई प्लेन मिरर दे रखा है, तो ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए पहला इंसिडेंट ये गया, जाने के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा इंसिडेंट यहाँ पर गया, जाने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया। दोनों लाइट रे को हमने पीछे तक बढ़ाया, दोनों जाके यहाँ पर मीट कर गए, तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। अब ये ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक के डिस्टेंस को हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। मिरर से लेके इमेज तक के डिस्टेंस को हम लोग पढ़ते हैं इमेज डिस्टेंस बी। तो प्लेन मिरर की कुछ खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमेशा यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो दो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो वास्तव में मीट नहीं कर रही हैं, मिलती हुई नजर आ रही है। इसको जब पीछे तक बढ़ाया तब जाके कोई मिलती हुई नजर आई, तो ये रियल में मीट नहीं कर रही हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज किसका होगा, इमेज का, सेम साइज की होंगी। इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, जो डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट तक की होगी वही डिस्टेंस मिरर से लेके इमेज तक की होगी। यहाँ पर जो बनेगा लेटरल इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्टेड का मतलब है लेफ्ट का राइट हो जाना और राइट का लेफ्ट हो जाना। तो लेटरल इन्वर्जन लिखा हुआ है, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। तो लेफ्ट का राइट हो जाना, राइट का लेफ्ट हो जाना। जैसे एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस इस तरह से अगर रखा हुआ है तो यहाँ पर अगर प्लेन मिरर लगा दें तो आपको बिल्कुल सीधा नजर आएगा इस तरह से। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई प्लेन मिरर आपको दे रखा है, ये प्लेन मिरर है, इसके सामने कोई मान के चलो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरह से यार बना है, तो प्लेन मिरर के अंदर इस तरह से दिखेगा। क्लियर, तो ये चीज़ बता रहे हैं। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर हमारे दो तरह से होते हैं, एक है कॉन्वेक्स मिरर, एक है कॉनकेव मिरर। तो जब मान के चलो पॉलिश जो है हमने केव साइड की तरफ कर दी और रिफ्लेक्टिव सरफेस हमारी ये बने, तो इसको पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इंसाइड द केव हो, केव के अंदर, तो हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर। तो हमने माना कोई हमारे स्फीयर दे रखा है ये, और ये वाले स्फीयर से हमने कोई छोटा सा कट कर लिया मिरर, एक साइड में पॉलिश कर दी, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कर्व आउटवार्ड, तो इसको पढ़ेंगे क्या, कॉन्वेक्स मिरर। जब मान के चलो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवार्ड, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व के अंदर हो, तो इसको हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हमेशा कन्वर्जिंग नेचर का होगा। क्यों, क्योंकि लाइट यहाँ पर कन्वर्ज करती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती है, तो इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, कन्वर्जिंग मिरर।
और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि यहाँ पर लाइट रे क्या होती है, डाइवर्ज होती है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कोई मिरर दे रखा है, ये हमने कट कर लिया। तो ये बीच वाले पॉइंट को हम पढ़ते हैं पोल। इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर रहा होगा, तो पोल से लेकर सेंटर तक के डिस्टेंस को हम पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी आधी डिस्टेंस पर हम क्या पढ़ते हैं, फोकस पॉइंट। पोल से लेके फोकस पॉइंट तक के डिस्टेंस को पढ़ते हैं एफ, फोकल लेंथ। और जो ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर को मिला है, उस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइन जोइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या बने, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम लोग पढ़ते हैं पोल। अपर्चर क्या होगा, अपर्चर होता है इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इफेक्टिव डायमीटर का मतलब ये है बच्चों कि जितने डायमीटर के थ्रू रिफ्लेक्शन हो, जैसे मान चलो इतने के थ्रू अगर हो रहा है तो इसको हम अपर्चर पढ़ेंगे। तो जितने एरिया के थ्रू क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, वो वाले डायमीटर को हम लोग पढ़ेंगे अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज ए पार्ट। तो जो हमारा बनेगा सेंटर, तो उसको हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी जो रेडियस होगी उसको पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या बनेगा, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद वास्तव में मिले या मिलती हुई नजर आए, तो एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। एक रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बीच में। तो याद रखना फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। अब बच्चों बात आती है कि कौन कौन से हमारे रूल हैं इमेज को ऑब्टेन कराने के। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में जानते हैं। अगर मान चलो बच्चों कोई भी इंसिडेंट हमारी पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस की, कोई भी लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो, तो हमेशा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास करेगा, पहला नियम। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाना हो, तो क्या करें, कोई भी लाइन आप सेंटर से पास करवा दें। और जो भी लाइन सेंटर से पास करेंगे किसी भी स्फीयर की, कोई भी लाइन सेंटर से पास करे तो वो हर एक लाइन रेडियस की तरह काम करेगी और सर्कमफेरेंस पर हमेशा बनाएगी नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या बनाएगी, नॉर्मल। तो ये वाले पॉइंट पर क्या बनाएगी, नॉर्मल। तो ये वाली लाइन एज ए नॉर्मल काम करेगी। जो भी लाइन सेंटर से पास करे वो हमेशा एज ए नॉर्मल काम करेगी। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। नॉर्मल के साथ नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो पहला रूल क्या है कि जब भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस पॉइंट से पास करेगी। दूसरा ये बता रहा कि अगर मान के चलो कोई भी रिफ्लेक्टेड रे फोकस पॉइंट से पास करे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। तो कोई भी लाइट रे अगर फोकस पॉइंट से पास कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर मान के चलो कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी लाइन पर वापस हो जाएगा, मतलब ये एज ए नॉर्मल काम करेगा। ठीक है। तो जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी लाइन पे वापस चली जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल की तरह काम करेगा। जैसे हम लोग पढ़े थे, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा है कोई नॉर्मल। तो मान के चलो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये वाले पढ़ेंगे इंसिडेंट एंगल, इसको पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग एंगल। धीरे धीरे एंगल को कम कर दो तो क्या होगा, जब नॉर्मल के ऊपर ही हमारे फॉल हो इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी लाइन पर वापस चली जाएगी। ये वाले केस में क्या होगा, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा लेकिन 0 होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर मान के चलो इंसिडेंट रे ऑब्लिकली हमारी फॉल हो कहाँ पर, पोल पर, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्लिक ही चली जाएगी, मतलब इस तरह से चली जाएगी। ये वाले केस में क्या होगा, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा और ये हमारी काम करेगी एज ए नॉर्मल। अब बात आती है रे डायग्राम की कॉनकेव मिरर के थ्रू। यहाँ पर हमारे 6 केस हैं।
कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा हो। तो शुरुआत में है कि क्या, जब ऑब्जेक्ट हमारा रखा हो इन्फिनिटी पे, बहुत दूर रखा हो। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा। आने के बाद लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट होके क्या होंगी, पैरेलल आ रही, तो रिफ्लेक्ट होके क्या हो रही, पहला इंसिडेंट यहाँ पर पड़ा, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आया, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आया, तो ये दोनों लाइट रे हमारी यहाँ पर मिल गई। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वास्तव में मीट कर रही हैं। तो जब भी लाइट रे हमारी इन्फिनिटी से आएंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा वो फोकस पॉइंट पर ही मिलेंगी। तो यहाँ पर जो इमेज, जब दो या दो से अधिक लाइट रे हमारी मीट करें, वहीं पर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर पोजीशन क्या होगी इमेज की, फोकस पॉइंट पर। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद वास्तव में मीट कर रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज यहाँ पर जो बनेगा वो पॉइंट साइज होगा या फिर हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर रखा है, तो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ज़्यादा, तो इस तरह से क्या बनेगा, इमेज क्या होगी, छोटी। अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, तो हमने माना सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पहला इंसिडेंट बिल्कुल पैरेलल गया किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से निकल गया। दूसरा इंसिडेंट रे को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी लाइन पे वापस हो जाएगा। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर मीट कर रही हैं, ये वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। यहाँ पर जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो पोजीशन क्या होगी, सी और एफ के बीच में, पोजीशन क्या बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या होगा, डिमिनिश, छोटी, और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चों एक चीज़ यहाँ से और समझते चलो, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का बच्चों मतलब ये होता है कि माइनस का v अपॉन में u, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मान के चलो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाए तो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं नेचर कैसा है कोई भी इमेज का। ठीक है, तो जरा पता करते हैं, देखो, तो ये ध्यान रखना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर जरा देखें, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी की बात करें, इन्फिनिटी की बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, ज़्यादा, और इमेज का साइज क्या होगा, कम। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन जब निकालेंगे तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हम आगे साइन कन्वेंशन में पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारी वैल्यू होती है नेगेटिव। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज को हम लेंगे नेगेटिव, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन आपका मिलेगा नेगेटिव। क्या मिलेगा, नेगेटिव। दूसरी बात, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू क्या होगी, कम, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी ज़्यादा, तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा एक से कम होगा। जब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड एक से कम, तो समझ जाओ इमेज क्या होगी, छोटी होगी। अब मैग्निफिकेशन का वैल्यू जब नेगेटिव आए तो रियल एंड इन्वर्टेड। यही वाला केस जरा ये वाले केस में लगाओ, तो यहाँ पर क्या होगा, जरा आप देख पा रहे होंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ज़्यादा, और हाइट ऑफ इमेज क्या है, कम। तो यहाँ पर जब मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, मतलब इमेज कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमेशा मोड के अंदर लिखेंगे, वैल्यू आएगी पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड कि कितना मैग्नीफाइड हो रहा है। तो यहाँ पर है हाइट ऑफ इमेज क्या है, ज़्यादा, सॉरी कम, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ज़्यादा। तो हमेशा यहाँ से जो मैग्निफिकेशन होगा
हमेशा जो मैग्नीफिकेशन आएगा, मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड वो हमेशा 1 से कम आएगा। जब 1 से कम हो तो समझ जाओ क्या है, छोटी इमेज बन रही। ठीक, तो इसकी जानकारी आगे भी मिलेगी। अब मान के चलो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ हो तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो हमने मान लिया कोई पहला इंसिडेंट गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास किया, दूसरा इंसिडेंट फोकस पॉइंट से पास किया, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चला गया। दोनों लाइट रे हमारी कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, इमेज। जब इमेज यहाँ पर बनाएगा तो यहाँ पर जो साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो मैग्नीट्यूड हमेशा आएगा 1, सेम साइज की बनेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम साइज की इमेज फॉर्म होगी। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हम निकालें तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हमारी क्या होगी, नेगेटिव, तो माइनस, और हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है तो माइनस बनाएगा। तो क्या होगी वैल्यू, नेगेटिव। नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ केस की बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मान के चलो रखा हुआ है एफ और सी के बीच में। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा एफ और सी के बीच में रखा हुआ है तो पहला इंसिडेंट बिल्कुल पैरेलल गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास किया। दूसरे इंसिडेंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दिया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी लाइन से वापस चली जाएगी। दोनों लाइटें आके यहाँ पर मिल रही हैं। इमेज हमारी कहाँ फॉर्म हो रही, बियॉन्ड सी। तो पोजीशन कहाँ होगी, बियॉन्ड सी। जरा आप देख पा रहे होंगे इमेज का साइज क्या है, ज़्यादा, और ऑब्जेक्ट का साइज है कम। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज क्या है, ज़्यादा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, कम। तो अब इसलिए जो यहाँ पर साइज होगा वो क्या होगा, इनलार्ज, मतलब बड़ी साइज की बनेगी। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू जो होगा नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। तो हाइट ऑफ इमेज होगा नेगेटिव और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ इमेज होगा नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन आएगी हमेशा नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्या बताता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसी तरह से फिफ्थ पोजीशन की बात करें तो अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस पॉइंट पर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रखोगे, इमेज हमेशा जाके कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी की। तो ये फर्स्ट केस का उल्टा है। फर्स्ट वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पॉइंट पर। तो पोजीशन कहाँ होगी, एट इन्फिनिटी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि जाके कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर हाईली इनलार्ज, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो बहुत बहुत ज़्यादा होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। जब बहुत बहुत ज़्यादा है तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 से बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। जब निगेटिव आएगी तो रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 1 से बहुत ज़्यादा। अब बात आती है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा हो, पी और एफ के बीच में, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में यहाँ पर रखा हुआ है। तो पहला इंसिडेंट ये गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास करा। दूसरे इंसिडेंट को तुमने सेंटर से पास करवा दिया, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पर, उसी लाइन पर काम करेगा। इनको जब पीछे तक बढ़ाया, दोनों यहाँ पर मीट कर गए, यहाँ पर जाके इमेज बनी। अब अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों चीज़ें जो हैं, यहाँ पर जो है मैग्नीफिकेशन, मतलब मैग्नीफिकेशन अगर निकालें तो हाइट ऑफ इमेज और अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों चीज़ें पॉजिटिव है। तो मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है। जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ जाए तो नेचर क्या बताएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर हम निकालें हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी कम। जब हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम, तो मैग्नीफिकेशन जब निकालेंगे तो लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज और अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा, ये वाली वैल्यू कम, तो हमेशा मैग्नीफिकेशन जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। और जब भी ग्रेटर देन 1 हो तो समझ जाओ क्या होगी, बड़ी इमेज बनेगी, इन लार्ज। ठीक, तो ये हमारा 5वां केस था। अब बात आती है कॉन्केव मिरर की प्रयोग कहाँ पर होती है। तो इसका प्रयोग होता है टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल की जो हेडलाइट होती है वहाँ पर, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो वहाँ पर क्या होता है, जो बल्ब वगैरह लगा होता है वो कहाँ पर लगा होता है, फोकस पॉइंट पर। तो जैसे वो ग्लो करेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्टर ये लगा होता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टर।
तो यहाँ पर जैसे ही लाइट रे पड़ेगी तो लाइट रे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, फोकस पॉइंट से लाइट रे निकल रही है तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, टॉर्च, सर्च लाइट में, व्हीकल में, हेडलाइट में। कॉनकेव मिरर का प्रयोग जो है वो डेंटिस्ट करते हैं। डेंटिस्ट के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है मिरर टीथ को एग्जामिन करने के लिए, वो भी कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि उसको बड़ी इमेज देखनी होती है और वर्चुअल देखनी होती है सीधी। तो कौन सी का प्रयोग करेगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा हो, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में। कॉनकेव मिरर का प्रयोग जो है वो सेविंग मिरर में किया जाता है, लार्ज इमेज को देखने के लिए। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसिस्टेंट सनलाइट टू प्रोड्यूस इन सोलर फर्नेस। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में अक्सर। सोलर फर्नेस में किसका प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर का। अब बात आती है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। जो रूल हमारे कॉनकेव मिरर में थे वही यहाँ पर लागू होंगे। तो हमने माना कोई भी इंसिडेंट हमारे बिल्कुल पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस पॉइंट से। लेकिन यहाँ पर क्या, वास्तव में मीट नहीं करेगा, एपियर टू मीट, मिलता हुआ नजर आएगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुई, ये लाइट रे इधर चली गई, इसको जब पीछे तक बढ़ाएंगे तो क्या बनेगी, ये फोकस पॉइंट पर मीट कर जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास करेगी, फोकस पॉइंट से। रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टूवर्ड द फोकस पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान के चलो लाइट रे हमारी बिल्कुल फोकस पॉइंट की तरफ जाए, लाइट रे किधर जाए, फोकस पॉइंट की तरफ, तो ये जो आ रही लाइट रे फोकस पॉइंट की तरफ आ रही, तो ये हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जैसे मान के चलो ये कोई हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो लाइट रे मान के चलो कोई फोकस पॉइंट की तरफ आए, ये फोकस पॉइंट, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। तीसरा क्या बनेगा भाई, अगर मान के चलो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी लाइन पर वापस चली जाएगी। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, बराबर। फोर्थ केस, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड और ऑब्लिकली, मतलब मान के चलो इंसिडेंट हमारी इस तरह से पड़ी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से चली आएगी। ठीक है, अब बात आती है कि रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें जरा देखो, यहाँ पर केवल दो ही केस बनेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा हो, इन्फिनिटी, और दूसरा होगा जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी। तो पहला केस है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे लाइट आ रही है, तो जब भी लाइट रे इन्फिनिटी से आए तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा वो फोकस पॉइंट से पास करती है। लेकिन ये वाले केस में क्या होगा, जब हमारी लाइट रे बिल्कुल पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चली गई, तो ये सारी लाइटें हमारी कहाँ से पास करेंगी, फोकस पॉइंट से, लेकिन एपियर टू मीट, ऐसा लगेगा कि फोकस पॉइंट से वो आ रही है। तो यहाँ पर पोजीशन क्या होगी, फोकस पॉइंट। नेचर क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में मीट नहीं कर रही है, एपियर टू मीट। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज का। ठीक है, क्योंकि इमेज हमारी कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर फोकस पॉइंट पर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो पहला इंसिडेंट है बिल्कुल ये गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चला गया, ये कहाँ से पास करेगा, फोकस पॉइंट से। दूसरा लाइट सेंटर और कर्वेचर से पास करवा दिए, दोनों कहाँ पर मीट करके, यहाँ पर, तो यहाँ पर बन गई इमेज। यहाँ पर बच्चों हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है और हाइट ऑफ इमेज क्या है, कम। तो ये वाले केस में जो मैग्निफिकेशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये वाले केस में जो मैग्निफिकेशन होगा, पहली बात हाइट ऑफ इमेज कम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ा करते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव,
तो मैग्नीफिकेशन हमारा आएगा पॉजिटिव निकल के। जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, तो समझ जाओ नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यहाँ पर बात आती है कि हाइट ऑफ इमेज बहुत कम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, तो इमेज क्या बनेगी, छोटी। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ टॉल बिल्डिंग ट्री कैन बी सीन इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतों को देख सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बनती है, इमेज छोटी बनती है और वर्चुअल बनती है, सीधी बनती है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यूज़ कहाँ पर होता है, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल। तो व्हीकल में रेयर व्यू मिरर जो होते हैं उनमें कॉन्वेक्स मिरर का ही प्रयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एरिया को कवर करके और इमेज जो है वो छोटी बनाता है, और हमें क्या चाहिए होता है, इमेज छोटी, सीधी इमेज चाहिए, वर्चुअल चाहिए इमेज। तो वर्चुअल इमेज के लिए क्या करना पड़ता है, जब कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करोगे तो ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा और इमेज क्या बनेगी, छोटी। दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रू द डिमिनिश्ड इमेज। दे हैव ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व आउटवर्ड। ये क्या होता है, कर्व आउटवर्ड होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न ऑन पॉइंट ऑफ merging traffic to facilitate vision of both side traffic. Used in shop as security mirror. तो दुकानों में जो सिक्योरिटी मिरर लगे होते हैं वो भी क्या है, कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं। बात आती है साइन कन्वेंशन की, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो न्यू कार्टेशियन कंडीशन क्या है, इनको जरा देखते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। पहला कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, मिरर के लेफ्ट साइड में। दूसरा लिखा है ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारी वैल्यू को हम पोल से मेजर करेंगे। सारी वैल्यू कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। ऑल डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे along positive x are taken as positive and those measured against the direction of incident ray are taken to be negative। मतलब जो भी वैल्यू हम पोल से या कहें तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो सारी वैल्यू को हम लेंगे पॉजिटिव, और जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट जाएँ उनको हम लेंगे नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा यू से लिखेंगे। फोकल लेंथ को हमेशा कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ को हमेशा लेंगे नेगेटिव, और फोकल लेंथ जो रहेगा कॉन्वेक्स मिरर का वो रहेगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अगर बात करें कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के लिए हमारा फोकस पॉइंट कौन सा रहता है, इधर। तो ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा होगा, जब पोल से मेजर करेंगे तो इंसिडेंट इधर से आई, जब पोल से मेजर करेंगे तो पोल से इधर आना पड़ेगा अपोजिट, तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। कॉन्वेक्स में जो फोकस पॉइंट है वो इधर रहता है। जब फोकस पॉइंट इधर है तो यहाँ पर क्या होगा, इंसिडेंट का डायरेक्शन ये, और इसी की डायरेक्शन जब जाएंगे तो क्या होगी, वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में सारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। बच्चों बात आती है मिरर फार्मूला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला को हम लोग पढ़ते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1 में u। यहाँ पर जो v है वो होगी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। u जो बनेगा वो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। f क्या होगा, फोकल लेंथ, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, मैग्नीफिकेशन का यहाँ पर जो फार्मूला है वो अब बता चुकी थी। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बनेगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या कहें तो -b/में u। यहाँ पे लिखा अगर मान के चलो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इमेज हमेशा क्या होगी, रियल, जो चीज़ हम बता चुके हैं। हाइट ऑफ इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है तो मैग्नीफिकेशन 1 होगा। इसका मतलब है कि इमेज क्या होगी, इक्वल साइज़ की बनेगी जितनी साइज़ का कोई ऑब्जेक्ट है। तो हम लोगों ने देखा ये वाला जो केस है वो कहाँ पर बना था, कॉनकेव मिरर में, और जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर।
जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर और कर्वेचर पर रखा हो तो हमेशा इमेज क्या बनेगी, सेम साइज की बनेगी। अगर मान के चलो हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हो तो हमेशा जो मैग्नीफिकेशन होगा वो एक से ज़्यादा होगा और इमेज क्या होगी, इनलार्ज। ठीक है। अगर हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू कम है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी एक से कम होगी और इमेज बनेगी छोटी। मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर के केस में हमेशा जो बना था वो सेम साइज की इमेज थी और वर्चुअल थी। ठीक है। पॉजिटिव साइन इंडिकेट वर्चुअल इमेज, वन इंडिकेट द इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है एंड लेस देन वन है, इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है और एक से कम है तो इसका मतलब है कि इमेज हमारी क्या बनेगी, छोटी बनेगी और नेचर क्या होगा, इरेक्ट या वर्चुअल। ठीक है। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, एक से ज़्यादा है, तो होगा कॉनकेव मिरर। ये जो है वो हमारे स्पेशल केस है जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखा हो तब इमेज बनती बिहाइंड द मिरर। अगर मान के चलो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो है निगेटिव हो तो इस हमेशा क्या होगा, कॉनकेव मिरर। ठीक। तो ये ध्यान रखना कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमेशा निगेटिव जो है वो कॉनकेव मिरर में ही आएगी और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव जो है वो कॉनकेव में भी आ सकती है और कॉन्वेक्स में भी आ सकती है। लेकिन शर्त ये है कि अगर वैल्यू एक से ज़्यादा है तो कॉनकेव होगा, अगर वैल्यू एक से कम है तो कॉन्वेक्स होगा। जैसे लिखा है मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर पॉजिटिव, व्हाट डज इट इंडिकेट। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज का नेचर होगा वर्चुअल और सेम साइज की बनेगी। तो यहाँ पे लिखा है रियल इमेज 1/5 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर और नेचर ऑफ द मिरर कैलकुलेट फोकल लेंथ। तो ये वाले केस में क्या कह रहा है, रियल इमेज। तो रियल इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट फॉर्म एट ए डिस्टेंस, तो वी की वैल्यू कितनी है, 18 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दे रखा है कि 1/5 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्नीफिकेशन जो है वो तुम्हारा दे रखा है 1/5। सही है। तो यहाँ से आप यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, निगेटिव होगा। अच्छा, यहाँ पर इमेज क्या फॉर्म हो रही है, रियल, तो इसको भी ले लो -8 और v अपॉन में u। ठीक है। माइनस से माइनस खत्म, तो u की वैल्यू आएगी कितनी, 90। तो इस तरह से आ जाएगी कितनी, ये माइनस पहले से माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 90 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा दें 1/v और प्लस 1/में u। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बहुत सरल है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अभी तक हम लोगों ने जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब थोड़ा बहुत जानकारी हम ले लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसके साथ ही तुम्हारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जो चीज़ें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में जानी वो चीज़ें हम रिफ्रैक्शन में भी जानेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब बच्चों होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए तो ये क्या करती है, वेंड हो जाती है। वेंड किसकी वजह से हो जाती है, तो इसकी कुछ कॉज है। कॉज क्या होगा, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हर एक मीडियम का जो स्पीड ऑफ लाइट है हर एक मीडियम में वो अलग अलग होती है। जैसे मान लो चलो जितने पार्टिकल कोई पास पास होंगे और जितने पार्टिकल कोई दूर दूर होंगे तो यहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पर लाइट की स्पीड होगी कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल क्या होगी, पास पास। तो यहाँ पर जब ज़्यादा भीड़ रहेगी तो स्पीड हो जाएगी कम, जब ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी तो स्पीड होगी ज़्यादा। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है मैक्सिमम, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे कि मान के चलो इसके कुछ हमारे वो हैं, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल एपियर हायर, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन का ही कॉज है। जैसे मान के चलो ये दे रखा है, जब कोई बाल्टी में सिक्का वगैरह डाल देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है,
वो थोड़ा ऊपर अपीयर हो जाता है, तो कहीं की बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से। ठीक, तो जरा देखें। ए पेंसिल पार्शली इमर्ज इन वाटर अपीयर टू बेंड एट द इंटरफेस ऑफ वाटर। तो जैसे मान चलो किसी पेंसिल को हमने पानी में डाला, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर लाइट की स्पीड अलग और यहाँ पर लाइट की स्पीड अलग, तो थोड़ा सा ये क्या हो गया, थोड़ा शिफ्ट होकर ऊपर दिखाई पड़ने लगा। क्यों दिखाई पड़ा, तो हमने इसका इंसिडेंट रे ये गया, उसके बाद क्या हो गया, ये बेंड हो गया किधर, इधर। तो यहाँ पर जब नॉर्मल बनाएंगे तो लाइट रे हमारी बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, नॉर्मल से दूर भाग गई। और जब नॉर्मल से दूर भागी तो जब इधर से देखेंगे तो आपको ये वाला कोना यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। लेमन प्लेस इन अ ग्लास टम्बलर एपियर बिगर। तो जब लेमन को किसी में भर देते हो क्या है, ज़्यादा गहराई पे दिखाई पड़ते हैं। लेटर ऑफ ए बुक एपियर टू बी रेज व्हेन सीन थ्रू ए ग्लास स्लेब। एक ग्लास स्लेब से देखते हो तो क्या होता है, वो थोड़े उभरे हुए नजर आते हैं। बच्चों बात आती है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लेब। तो हमारे पास ये कोई ग्लास स्लेब है, ठीक है, कोई ये ग्लास स्लेब दे रखी है। तो ग्लास स्लेब के लिए हमने इंसिडेंट रे ये मानी, तो यहाँ पर बनाए नॉर्मल। और इसके बाद क्या होगा, जब लाइट रे, देखो इससे पहले हम एक लॉजिक को समझ लेते हैं। लॉजिक क्या है, जैसे मान के चलो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाए, जैसे मान के चलो ये ऊपर डेंसर मीडियम है और नीचे क्या है, रेयर मीडियम। तो जब भी लाइट रे हमारी डेंसर से रेयर में जाए तो हमेशा लाइट रे अभी फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ठीक, और जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाए तो हमेशा लाइट नॉर्मल की तरफ आती है। नीचे क्या है, डेंसर मीडियम, ऊपर क्या है, रेयर मीडियम। क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड होती है ज़्यादा और डेंसर मीडियम होती है लाइट की स्पीड कम। ठीक है, तो इसलिए क्या होगी, बेंड होगी किधर, नॉर्मल की तरफ। तो यही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। तो ग्लास ले, तो ये इंसिडेंट रे आ रही, ये वाले पॉइंट पर हम बना दिए नॉर्मल। तो नॉर्मल बनाए तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किधर आएगी, टू बार द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। यहाँ पर एंगल हम मान लिए I1, ये वाले यहाँ पर मान लिए R1। ये यूनिफॉर्मली ग्लास स्लेब है, तो यहाँ पर लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, लाइट हमारी यहाँ से बाहर निकलेगी। जब लाइट बाहर निकलेगी तो यहाँ पर हम बनाएंगे नॉर्मल। अब क्या होगा, जब लाइट हमारी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर एंगल बना दी कितना, I2। ये वाले पॉइंट पर हम मानेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। तो जब नॉर्मल से दूर भागेगी, क्यों, ये डेंसर से रेयर में आ रही है। जब डेंसर से रेयर में आएगी तो लाइट हमारी नॉर्मल से दूर भागती है। तो ये वाले केस में बच्चों क्या होता है, जो प्राइमरी इंसिडेंट रे होती है और जो इमरजेंट रे होती है, दोनों के जो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम पढ़ते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये वाली लाइट रे को हम पढ़ते हैं इमरजेंट रे, ये वाले एंगल को पढ़ते हैं इमरजेंट एंगल। क्या पढ़ेंगे, इमरजेंट एंगल। ठीक, अच्छा, ये वाले केस में हमेशा एंगल ऑफ आई जो है वो हमेशा एंगल ऑफ ई के इक्वल रहेगा, दोनों बराबर होते हैं। एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब इज इक्वल एन अपोजिट द इमर्ज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर होंगे। अगर मान के चलो इनकी पाथ को चेंज कर दें, लाइट रे अगर इधर से पास कराएं तो ये यही पाथ को फॉलो करेगा। अगर लाइट को हम इधर से पास करवाएं तो यहाँ पर टकराएगी, उसके बाद नॉर्मल की तरफ आएगी, उसके बाद नॉर्मल से दूर जाएगी। तो सेम पाथ को फॉलो करते हैं। तो जब भी लाइट कोई पाथ को अगर चेंज कर दें तो लाइट क्या करती है, सेम पाथ को फॉलो करेगी। और जब सेम पाथ को फॉलो करती है तो उसको हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो जब सेम पाथ को फॉलो करें। लेटर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लेब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लेब, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाई इन द सेम प्लेन। तो ये वाला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह है बिल्कुल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही है पहला। दूसरा क्या कहता है, जिसको हम पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, स्नेल्स लॉ।
द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। मतलब जो भी रेशियो रहेगा साइन आई अपॉन में साइन आर, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब ये साइन आई और साइन आर क्या है, तो जैसे मान के चलो लाइट जो है ये हमारा क्या है, मीडियम, ठीक है। तो लाइट हमारी इधर से जा रही है, रियल मीडियम से मान लो डेंसर मीडियम में, तो ये बना दी हम नॉर्मल, तो बेंड करेगी टू बार द नॉर्मल। ये वाले एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाले एंगल को पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन दोनों का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो होगा साइन के साथ, वो क्या होगा, कांस्टेंट। ये वाले कांस्टेंट को बच्चों हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो साइन आई है वो डायरेक्टली हमारी साइन आर की बन जाएगा। मतलब एंगल आई जो है वो डायरेक्टली किसके होगा, एंगल आर के। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर बढ़ा दोगे, तो जैसे मान के चलो एंगल ऑफ इंसिडेंस को और हमने बढ़ा दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दो तरह से होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एन जो है वो होता है सी अपॉन में वी। क्या, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बनेगा वो इन्वर्सली होगा वी के। तो जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो जैसे मान के चलो एयर, तो एयर के लिए लाइट की स्पीड क्या होती है, एयर में ज़्यादा होती है, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑप्टिकल डेंसिटी के। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब बच्चों ये है कि कोई मीडियम कितना ऑप्टिकल डेंसर है। अगर डेंसिटी ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, अगर डेंसिटी कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो N21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम बराबर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो ये जाके बनेगा, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली है। अगर हम पढ़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट सेकंड मीडियम और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो ये जाके फॉर्मूला बन जाएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो जो भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रेस्पेक्ट में कितना है उसको हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि यहाँ पर एन बराबर क्या लिखेंगे, सी अपॉन में बी, ये क्या होगा, एब्सोल्यूट। तो वी हमारा कोई मीडियम और सी क्या होगा, एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन गिवन पेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान कर चलो ऊपर हमने क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बराबर क्या होगा, वन अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। देखो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकली तो है, हाँ ठीक। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब बच्चों बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ ऑफ डायमंड इज हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट डेट टिल डेट 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना होता है, 2.42। इसका मतलब ये है कि इसमें लाइट की स्पीड जो है 1/2.42 टाइम्स लेस है किसके, वैक्यूम से, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम आउट ऑफ टू गिवन मीडिया द मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे डायमंड है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। कहते तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें क्या है, कम, तो स्पीड ऑफ लाइट की इन्वर्सली होगा, क्लियर।
ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मतलब आउट ऑफ टू गिवन मीडिया द मीडियम विद लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी उसको हम पढ़ेंगे रेयर मीडियम। जब लाइट इंटर हो कहाँ से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो हमेशा बेंड होगी टू बार द नॉर्मल। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल हो, तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो क्या करेगी, बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। ठीक, क्योंकि यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या है, कम, और यहाँ पर लाइट की स्पीड है ज़्यादा। जब लाइट इंटर हो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो हमेशा किधर बेंड होगी, अभी फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पर लाइट की स्पीड कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल कंडीशन, या फिजिकल डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। स्फेरिकल लेंस की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस, ट्रांसपेरेंट मीडियम को जब बाउंड कर दें दो सरफेस से, और विच वन और वो सरफेस आर कर्व, या उनमें से एक कर्व हो या दोनों कर्व हो, ऐसे को हम पढ़ते हैं स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस हमारे दो तरह से होते हैं, एक है कॉन्वेक्स लेंस, एक है कॉनकेव लेंस। थिन फॉर्म फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर से होंगे थिन, थिक होंगे कॉन सेंटर पे, ये कन्वर्जिंग नेचर के होंगे। तो बच्चों ध्यान रखो, कॉनकेव मिरर का नेचर हमेशा कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स मिरर का नेचर हमेशा कॉनकेव लेंस के बराबर होगा। तो उधर हम लोग पढ़े थे कॉनकेव मिरर, तो वहाँ पर लाइट रे क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी। अब यहाँ लेंस की बात करेंगे तो लाइट रे जो है कन्वर्ज कहाँ पर होंगी, कॉन्वेक्स मिरर में। वही बात करें कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में जो चीज़ हो रही है वही चीज़ कहाँ पर हुई थी, कॉन्वेक्स मिरर में। तो अगर मान लो चलो एक साइड प्लेन है दूसरी कर्व है, तो प्लानो कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसको बाई कॉन्वेक्स, इसको प्लानो कॉनकेव, और इसको पढ़ेंगे बाई कॉनकेव। हमारे सिलेबस में बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव है। जैसे रूल हम लोग पढ़े थे कहाँ, मिरर में इमेज को ऑब्टेन कराने के, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर रूल पढ़ेंगे इमेज को ऑब्टेन कराने के, कहाँ पर, लेंस में। तो लेंस में इमेज किस तरह से ऑब्टेन कराएं, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले बच्चों बात आती है कि अगर मान के चलो कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आए, ये हमारा है देखा है कॉन्वेक्स लेन, किनारे पे क्या है पतला, बीच में क्या है मोटा। तो अगर कोई भी लाइट रे, ये वाले किस पढ़ेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर, क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये वाली कर्व से सरफेस के लिए एक इधर सेंटर जिसको हम नाम दिया 2f1, ये वाली कर्व सरफेस के लिए इधर एक सेंटर जिसको नाम दिया 2f2। आधी दूरी पर होते फोकस पॉइंट, तो एक फोकस ये और दूसरा फोकस ये। लेकिन मिरर में केवल एक सेंटर था क्योंकि एक कर्व सरफेस थी। तो जब मान के चलो लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आए, तो ये रिफ्रैक्ट मतलब पास हो जाएगी, पास होने के बाद हमेशा फोकस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, तो ये वास्तव में मीट कर रही है, जिसको हम पढ़ेंगे कन्वर्जिंग नेचर का, और इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी। इसी तरह से मान के चलो अगर लाइट फोकस पॉइंट से पास करे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक, तीसरा, अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाए तो ये बिना डेविएशन के बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। अब बच्चों पढ़ते हैं कि किस तरह से रे डायग्राम बनेंगे इमेज फॉर्मेशन के। अगर कोई मान के चलो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, जैसे कॉनकेव मिरर के हम लोग 6 केस पढ़े थे, कॉनकेव मिरर के 6 केस पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के भी हम, कॉन्वेक्स लेंस के भी हम 6 केस पढ़ेंगे। तो अगर मान के चलो लाइट रे हमारी कहाँ से जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस बहुत दूर से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो हमेशा जो रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पॉइंट पर। तो यहाँ पर वास्तव में मीट कर रही है, तो इसको हम पढ़ेंगे फोकस पॉइंट पर इमेज हमारी बन रही है। इमेज के नेचर क्या होगा, रियल। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन जो हम उधर पढ़ी थी, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज होगा नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आएगी नेगेटिव। जब नेगेटिव आएगा तो नेचर बनेगा रियल इन्वर्टेड, और यहाँ पर साइज क्या बनेगा, छोटा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ज़्यादा, हाइट ऑफ इमेज है कम। ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारा रखा हो कहाँ, बियॉन्ड 2f1, यहाँ पर रखा, तो पहला इंसिडेंट है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास किया,
दूसरा इंसिडेंट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दिए, दोनों रे हमारे कहाँ से जा रही है, यहाँ पर मीट करें, तो F2 का 2F2 के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर अगर मैग्नीफिकेशन निकालें तो बनेगा निगेटिव, क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज निगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन हमारे वही रहेंगे। तो निगेटिव क्या बताता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज क्या बनेगी, डिमिनिश, क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, हाइट ऑफ इमेज कम है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, कम, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ज़्यादा, तो इमेज बनेगी छोटी। अगला केस, अगर मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रखा है सेंटर पे, सेंटर का मतलब है 2F1, जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा है तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, सेंटर पे रखा है, ठीक। तो पहला इंसिडेंट है बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास किया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों यहाँ पर मिल गई, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज, ठीक। तो यहाँ पर सेम साइज का होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज का साइज है और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो है सेम, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सेम साइज का, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बढ़ रही है। दूसरा केस है, अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट हमारा F और C के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज जाके कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड C, मतलब बियॉन्ड 2F। जब बियॉन्ड 2F बनेगा तो यहाँ पर इमेज क्या है, हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है कम, तो हमेशा क्या होगी, इनलार्ज होगी। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव, तो हमेशा यहाँ से मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आएगी निगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट मान के चलो कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस पॉइंट पर, तो इमेज हमेशा कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पर बच्चों हाइट ऑफ इमेज निगेटिव है, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, तो मैग्नीफिकेशन हमेशा मिलेगा आपको निगेटिव, तो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू होगी ज़्यादा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी कम, तो बनेगी हाईली इनलार्ज। अब बच्चों बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट मान के चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में रखा हुआ है, तो पहला इंसिडेंट है बिल्कुल पैरेलल, तो फोकस पॉइंट से पास किया। दूसरा सेंटर और कर्वेचर पर, तो ये दोनों लाइटें इधर जाके कभी मिलेगी नहीं। जब इधर से देखेंगे तो देखने के बाद यहाँ पर एपियर हुई, तो यहाँ पर बना दी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, तो यहाँ पर इमेज क्या बनेगी, इनलार्ज, बड़ी बनेगी। और दूसरी बात, मैग्नीफिकेशन अगर निकालें तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो मैग्नीफिकेशन मिलेगा पॉजिटिव। जब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव, तो हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन दिस लेंस इज आल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग लेंस, तो ये वाली लेंस को हम पढ़ते हैं मैग्नीफाइंग लेंस, क्योंकि यहाँ पर इमेज मैग्नीफाइड हो गई। तो उस वाले केस में, मिरर वाले केस में भी हम लोगों ने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पॉइंट और सेंटर और कर्वेचर पोल के बीच में रखें, तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, और बड़ी बनेगी, वर्चुअल होगी, ठीक। तो वही केस हमारे यहाँ पर है। अच्छा, जो हम उधर पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर में, वही हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस में। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान के चलो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई तो रिफ्लेक्ट होने के इधर गई, तो यहाँ पर क्या बनेगा, रे प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से पास करेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये होता है डाइवर्जिंग नेचर का। दूसरा, अगर मान के चलो फोकस पॉइंट से पास कर रहा है, फोकस पॉइंट से पास कर रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरा कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। अब यहाँ पर बात आती है रे डायग्राम की। तो रे डायग्राम मान के चलो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा है, एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो लाइट रे आएगी और इमेज हमारी कहाँ पर बनेगी, फोकस पॉइंट पर। तो यहाँ पर दूसरा केस है, ये इन्फिनिटी पे तो नहीं रखा हुआ है, इन्फिनिटी वाला केस ये है, ठीक। तो जैसे मान के चलो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे,
तो क्या होगा, लाइट रे इधर से आई, डाइवर्ज होकर इधर चली गई, प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो दोनों को हम जब बढ़ाएंगे आगे तो इधर मीट नहीं करेंगे, इनको जब पीछे तक बढ़ाएंगे तो पीछे तक बढ़ाने पर कहाँ पर मीट करेंगे, फोकस पॉइंट पर। जब फोकस पॉइंट पर पास कर मीट कर गई तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज। तो इमेज क्या बनेगी, तो डायग्राम यहाँ पर है, ये समझ लो। ठीक है, तो इमेज क्या बनेगी, फोकस पॉइंट पर बहुत छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज की होगी। ठीक है, अगर मान चलो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा है, एट एनी वेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है, तब जाके क्या बनेगा, तब जाके बनेगा यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन होगा वो होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, एक से कम। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, एक से कम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इमेज का साइज क्या है, कम, और ऑब्जेक्ट का साइज है ज़्यादा, लेकिन मैग्नीफिकेशन आएगा पॉजिटिव। तो जब छोटी इमेज आपको देखनी हो तब प्रयोग करेंगे कॉनकेव लेंस का, और जब बड़ी इमेज आपको देखनी हो, वर्चुअल देखनी हो, तब प्रयोग करेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस का। अब यहाँ पर बच्चों आती है साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन हमारे वही है जो हमने उधर प्रयोग किए थे। फोकल लेंथ बस इतना अंतर है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में हम लेंगे पॉजिटिव, तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा ये होगा। तो यहाँ पर लाइट इधर मीट कर रही थी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। सारी वैल्यू को हम सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस में हमेशा होगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि लाइट हमारी यहाँ पर मीट कर रही है। ठीक, फॉर्मूला क्या बनेगा लेंस के लिए, 1/b माइनस 1/u बराबर होगा 1/f, कहें तो फोकल लेंथ। मैग्नीफिकेशन में थोड़ा सा अंतर है, मैग्नीफिकेशन ये तो फार्मूला सेम रहेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा जो होगा वो हो जाएगा हाइट इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v/u। भाई मिरर वाले में क्या था, -v/u। पावर ऑफ लेंस, तो इट डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होगा मीटर में, उसको पढ़ेंगे पावर। तो पावर बताएगा डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पावर। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस होगा, उसको हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस। ऐसा यूनिट क्या बनेगी, डायोप्टर। एक डायोप्टर क्या होगा, कहें तो 1/में मीटर, तो मीटर इनवर्स। तो 1 डायोप्टर इज दैट पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो जिसकी पावर फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर, उसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 डायोप्टर। पावर जैसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव। तो पावर जो होगा फोकल लेंथ की या थिकनेस के रेसिप्रोकल होगा। पावर लेंथ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की बात करें, सारी लेंस की पावर को जोड़ दें। अगर दो लेंस है कॉन्वेक्स तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को पॉजिटिव कर देंगे। अगर दो कॉनकेव है तो दोनों को घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन पावर निकल आएगी। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितना होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर क्या होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सॉल्व कर लेना। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था आज लाइट के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, और रे डायग्राम के बारे में जाना, कौन कौन से रूल है इमेज को ऑब्टेन कराने के, तमाम सारी चीज़ों को जाना। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।